जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने मास्टर तैंग ज़ेन की बेटी की मदद पिल बनाकर कर दी थी। उसने बुद्धा पिल फायर को बना दिया था और इसके बदले में मास्टर तैंग ज़ेन जियान को स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स इसके खिलाफ थे। अब बहुत बहस होने के बाद वो इस नतीजे पर आए कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह भी जियान का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गया तो जियान को स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। जियान को एल्डर वू शेन के साथ लड़ना होगा और अगर जियान उनके 10 मूव्स को झेल जाता है तो जियान इसका हकदार हो जाएगा। अब लड़ते लड़ते उन दोनों ने अपने सबसे खतरनाक अटैक किए थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा एनर्जी होल एक्यूमुलेट होने लगा जो किसी भी वक्त फट सकता था। अब अगर ये यहाँ फटा तो पूरा का पूरा सेट खत्म हो जाता, इसलिए तुरंत मास्टर तैंग वहाँ इंटरवीन करते हैं और वहाँ अपने बार की मदद से एक स्पेस पोर्टल क्रिएट करते हैं और उस एनर्जी होल को उस स्पेस पोर्टल में ले जाने लगते हैं। आसपास की चीजें भी उस स्पेस होल में जाने लगती हैं, लेकिन फाइनली मुश्किलों के बाद वो एनर्जी एक्यूमुलेटेड जो हो गई थी वो उस स्पेस होल में चली जाती है और खतरा टल जाता है। वो इस बात से शॉक हो जाते हैं कि जियान ने एल्डर वू शेन के सबसे ताकतवर सोलर अटैक को झेल लिया। बर्निंग फ्लेम वैली बहुत समय से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन कभी इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाई। ये लड़का सच में कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है। वो नीचे आता है और फिर जियान की जीत को अनाउंस करते हैं क्योंकि उसने एल्डर वू शेन के 10 मूव्स झेल लिए हैं। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो जियान को स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन पाने के अधिकार को दे देते हैं और जियान को वो खुद कांग्रेचुलेशन भी करते हैं। जियान भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली वो मिल रहा है जो वो चाहता था। वहीं हम यान एलायंस के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां क्वीन मेड्यूसा से मिलने के लिए शिमिम सेक्ट के एल्डर आए हैं जो यान एलायंस में जुड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन उनकी शक्ल से ही पता लग जा रहा है कि शिमिम सेक्ट कितनी टेढ़ी चीज है। वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और सेकंड ब्रदर जियान को कहता है कि शिमिम सेक्ट के लोग डील करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्ट ब्रदर की वो तारीफ करते हुए कहता है कि आप बहुत पेशेंट थे, लेकिन मेरा तो गुस्सा बाहर ही आने वाला था। क्वीन मेड्यूसा भी कहती है कि भले ही शिमिम सेक्ट यान अलायंस में जुड़ने के लिए राजी हो गई हो, लेकिन हमें उनकी इविल इंटेंशंस पर अच्छे से नजर रखनी होगी। उनसे डील करते वक्त हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि मेरा मन भी यही कहता है कि इन लोगों के साथ हमेशा एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। उनसे डील करते वक्त हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि मेरा मन भी यही कहता है कि इन लोगों के साथ हमेशा एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि वो अब अकेले में कुछ टाइम तक कल्टीवेट करेगी और फिर उनसे अलविदा बोलकर चली जाती है। वही सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर से पूछता है कि जियान का जो लेटर आया था उसमें उसने क्या कहा था। उसमें शायद क्वीन मेड्यूसा के लिए स्पेशल कार्ड्स और स्पेशल पिल्स थी। वो अभी सेंट्रल प्लेन्स में डैन्यू में है और उसने उसकी चिंता न करने को कहा है। वहीं हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो सुबह से शाम तक पहाड़ किनारे बैठी है और बस जियान के भेजे हुए लेटर को ही घूरती जा रही है, जिसमें जियान ने लिखा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैंने सोल यूनिफाइंग पिल को बनाने का जुगाड़ कर लिया है और वो पिल बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बनी है। ये तुम्हें तुम्हारे फिजिकल क्राइसिस से तुरंत छुटकारा दिला देगी। तुमने यान अलायंस में अपना भरोसा बनाए रखा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें यान अलायंस का टेम्पररी लीडर बनाना मेरे अब तक के सबसे सही डिसीजंस में से एक रहा है। मैंने कई चीजें एरोगेंस में आकर की, जिस वजह से यान अलायंस के ऊपर कई मुसीबतें भी आई, लेकिन तुम सभी ने उसका डटकर सामना किया। मुझे बहुत सी चीजों के लिए तो तुमसे पर्सनली माफी मांगनी होगी, लेकिन अभी मुझे सेंट्रल प्लेन्स में जाना है। वहाँ एक मिशन है जो मुझे पूरा करना ही होगा। अपनी इस जर्नी में मैं बस ये होप करता हूँ कि मैं जिंदा यहाँ से वापस लौट जाऊँ और तुम्हें फिर से देख सकूं। अब इस लेटर के बाद हम जियान को देखते हैं जो बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर रहा है। वो उनके सीक्रेट एरिया में आकर इसको कल्टीवेट कर रहा है और उसके शरीर के आसपास एक क्रिस्टल बॉल भी क्रिएट हो जा रही है जो जियान को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये बात हुआर भी नोटिस करती है और अपने पापा को बताती है कि आज से पहले कभी क्रिस्टल अपीयर नहीं हुए। स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारी क्लैन की एक सीक्रेट स्पेशल टेक्निक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये टेक्निक जियान के लिए ही बनाई गई हो, क्योंकि इसे ये जितने अच्छे से सूट कर रही है उतना तो हमारे किसी डिसेबल को ये नहीं की। उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम्हें इसकी ओरिजिन के बारे में पता है कि ये स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट हुए। वो और हाँ कहती है और बताती है कि इसको तो हमारी सेक्ट के एंशिएंट फाउंडर ने बनाया था ना, फानियान मास्टर ने बनाया था ना इसे, जिस पर उसके पिताजी मना करते हैं
कि तुम्हें सिर्फ आधा सच पता है। उस समय पर 5 मास्टर्स जो कि डॉग कीपर थे वो अपीयर हुए। हमारे फैनयान मास्टर उन 5 एंसेस्टर्स में से एक थे। बाकी के मास्टर डॉगी और पिलपगोड़ा से थे और लास्ट वाले जो एंसेस्टर थे वो जियाओ क्लैन से जियाओ जुआन थे। वो हमारे एंसेस्टर्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब हुओर को समझ आता है कि स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसी की सेक्ट ने अकेले नहीं बनाई बल्कि 5 बड़े डॉगी लेवल के मास्टर्स ने बनाई थी, जिसमें से एक जियाओ क्लैन से भी थे। जियान का सरनेम जियाओ है, यानी जियान उन्हीं एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट है, इसलिए इतने कैजुअल तरीके से जियान इस स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन को ले पा रहा है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ताकत अच्छी है लेकिन स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन को लेने का तरीका बहुत कैजुअल है। वहीं जियान अपनी बॉडी के अंदर इसे एब्सॉर्ब कर रहा है और फिर फाइनली इसमें सक्सेस हासिल कर लेता है और अब प्रेसिडेंट टैंग से विदा मांगता है कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक याद कर लेना। हुओर कहती है कि तुम आखिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जियान कहता है कि उसे अपने एक खोए हुए दोस्त को ढूंढना है। मास्टर टैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हालांकि स्काई फायर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, लेकिन इससे निकली हुई एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इसको कंट्रोल करते वक्त तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी होगी। और सबसे खास बात जो तुम्हें याद रखनी है, ये स्काई ट्रांसफॉर्मेशन किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है और तुम समझ रहे होगे कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जियान कहता है कि आप चिंता मत करो, ये मेरे अलावा और किसी को भी नहीं मिलेगी। अब वो इन दोनों से विदा लेकर यहाँ से चला जाता है। सेक्ट मास्टर टैंग कहते हैं कि अगर किस्मत ने इजाजत दी तो शायद हम इससे दोबारा मिलेंगे। वहीं हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं जो एक बर्फ के रेगिस्तान से होकर गुजर रही थी, लेकिन तभी ग्लेशियर वैली के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे बच पाना उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पॉइजन गर्ल बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए लिनसैन को बचा रही है, लेकिन बकरा कब तक खैर मनाएगा। ग्लेशियर वैली के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और फिर पॉइजन गर्ल खुद ही उनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए आगे बढ़ती है और उनसे फाइट करने लगती है। पॉइजन गर्ल अकेली है और वो 3 लोग हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलों का सामना करने के बाद पॉइजन गर्ल उन तीनों को नीचे गिरने में कामयाब हो जाती है। वो लिनसैन से कहती है कि ये लोग ग्लेशियर वैली से हैं और ऐसे हार नहीं मानेंगे, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और मैं यहाँ इन्हें उलझाए रखूंगी। लिनसैन कहती है कि मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती। पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इनसे डील कर सकती हूँ। इनसे पीछा छुड़ाने के बाद मैं तुमसे आकर मिलूंगी। लिनसैन भी बात को समझ रही है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर यहाँ तुम्हें बचाने के लिए अपनी सेना को जरूर लाऊंगी। आप बस तब तक अपना ख्याल रखना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। वहीं जियान अब वापस ल्यू किंग से आकर मिलता है और उसे अपनी दोस्त लिनसैन के बारे में बताता है जो उससे बिछड़ गई थी। इसलिए जियान अब उसकी फैमिली के पास जाने का डिसाइड करता है और पूछता है कि जिनलैन फैमिली का घर कहाँ है। ल्यू किंग बताता है कि वो डैन्यू में है। लिन यान जियान से पूछता है कि तुम ये फैमिली को अच्छे से जानते तक नहीं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से पिलपगोड़ा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, भला ऐसा क्यों है। वहीं ल्यू किंग के एरोगेंट बहस आती है जो कहती है कि ये फैमिली की पोजीशन अब डिक्लाइन में है और डैन्यू में कई ताकतवर फैमिलीज हैं जो पिलपगोड़ा में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसलिए जियान को हमारी फैमिली ज्वाइन करके हमारी फैमिली की तरफ से पिलपगोड़ा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि इससे तुम्हें और हमारी फैमिली को दोनों को फायदा हो। ल्यू किंग अभी बहस को रोक देता है कि तुम इतनी ही कैजुअली ये सब मत कहो। जियान ने किसी से वादा किया है और हमें उसे अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। लिन यान उसकी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि खेलो खेलो, अब तो जियान के पास वो लड़की भी नहीं जो तुम्हें पहले की तरह चाटा मार सके। ये सुनकर तो वो आग बबूला हो जाती है और लिन यान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है और लिन यान खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अब जियान कहता है कि उसे अब डैन्यू की तरफ जाना होगा, इसलिए अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ल्यू किंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेस होल का अरेंजमेंट कर दिया है और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपने इस दोस्त को याद कर लेना। हालांकि हमारी ल्यू फैमिली इतनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं कि तुम्हारे लेवल के थ्रेट्स को सॉल्व कर सके, लेकिन हमारी फैमिली तुम्हारी किसी भी तरह की मदद करने से पीछे नहीं हटेगी।
अब जियान उसको धन्यवाद बोलकर उससे विदा लेकर अपने शिप में बैठने लगता है। उसके सामने लिन यान आता है कि मुझे भी अपने संग ले चलो, लेकिन जियान उसे लिu किंग की बहन के हाथों में सौंपकर खुद निकल जाता है और उसको जाता देखकर सिर्फ लिन यान ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी दुखी हो जाती है कि मुझे तो इससे और भी बातें करनी थी, ये ऐसे कैसे चला गया। वो अब और ज्यादा गुस्से में लिन यान को पीटने लगती है और जियान शिप में बैठकर उसे उड़ाकर स्पेस होल से पास हो जाता है और फिर फाइनली दान्यू में पहुंच जाता है। दान्यू बहुत बड़ा और आलीशान सिटी है और वहाँ एक नोटिस बोर्ड पर ग्लेशियर वैली की तरफ से एक नोटिस चिपकाया हुआ है जिसमें पॉइजन गर्ल को वांटेड घोषित किया हुआ है कि जो भी इसको ढूंढ कर लाएगा उसको ग्लेशियर वैली हाई रिवॉर्ड देगी। ये एक पॉइजन गर्ल है जो समाज के लिए खतरा है। ये सुनकर गांव वालों को तो यकीन नहीं होता क्योंकि ये वही लड़की है जिसके पीछे हाथ में तलवार लिए बहुत सारे लोग पड़े थे और अब इसे पॉइजन गर्ल का नाम दे दिया गया है। वहीं जियान इस नोटिस को ले लेता है और लोगों से पूछता है कि ये रेजिडेंस कहाँ है। एक गांव वाला बताता है कि उस डायरेक्शन में जो सबसे लंबी बिल्डिंग है वही ये रेजिडेंस है। वहीं हम ये रेजिडेंस के अंदर देखते हैं जो बहुत बड़ा महल है। एल्डर्स की मीटिंग हो रही है और बीच में लिनजान खड़ी है और वो कहती है कि मैं काओ तान से शादी नहीं करूंगी। वो एक नंबर का कमीना इंसान है और काओ फैमिली बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। वो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो लोग ये फैमिली को नीचा दिखाना चाहते हैं और आप ये बात अभी तक नहीं समझे और अभी शादी की नहीं बल्कि कुछ उससे भी इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है। वो अपनी दोस्त पॉइजन गर्ल के बारे में बताती है कि उसके पीछे ग्लेशियर वैली के लोग पड़े हैं। उसकी मदद करने के लिए प्लीज आप लोग सीना को भेजिए। उसने मेरी जान बचाई है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इस सेक्ट का मास्टर ये जॉन और वो तो कुछ नहीं कहता लेकिन एक एरोगेंट एल्डर खड़ा होकर कहता है कि तुम शादी का प्रस्ताव ऐसे ही नहीं ठुकरा सकती हो। काओ तान से शादी करके ये फैमिली की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। अब शादियों का बड़ा महत्व होता है और शादी से पक्का अलायंस और किसी चीज का नहीं। तुम्हें अपनी शादी के बारे में ही बस अब सोचना चाहिए, न कि किसी भी अरे गहरे की जान बचाने के बारे में। ये सुनकर लिनजान को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि पॉइजन गर्ल कोई एरी गहरी नहीं है। अगर सिस्टर ज़ियाओ ये सियान नहीं होते तो मैं कब का पहले ही मर चुकी होती। मैंने तो सोचा था कि आप लोग मेरे परिवार हो इसलिए मेरी मदद करोगे, लेकिन लगता है कि आप सिर्फ मुझे अपने अलायंस बनाने के लिए सिर्फ एक टूल की तरह यूज करने वाले थे। लेकिन शुक्र है कि मैं आप सभी की बात समझ गई। जाते जाते वो एल्डर उससे कहते हैं कि तुम क्या अभी भी उस अपने ज़ियानान एकेडमी के जीनियस के ऊपर आस लगाई बैठी हो कि वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, शायद वो तुम्हारी दोस्त को बचा ले, लेकिन ये फैमिली की दिक्कतों को कोई भी ऑर्डिनरी आदमी ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो लिनजान को पीछे जाने पर मजबूर करने लगता है और कहता है कि तुम अगर शादी के लिए नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा देंगे और तब तक तुम्हें यही बंद रहना होगा, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तभी उन्हें एक आवाज आती है कि ऑर्डिनरी पीपल तुम्हारी ये फैमिली की मदद करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये आवाज जियान की ही है जो यहाँ आ चुका है और ये लिनजान तुरंत जियान को देखने के लिए बाहर भागती है। जियान उसको तुरंत वो पोस्टर दिखाकर पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, जिस पर वो दुखी होकर बस चुप हो जाती है। जियान सब समझ जाता है और वो तुरंत उसको लेकर पॉइजन गर्ल को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो एरोगेंट एल्डर जियान के सामने आकर उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर इस तरह से ये रेसिडेंसी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियान एल्डर को प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि उसकी ये दिक्कत है और उसे जाना ही होगा, लेकिन वो एरोगेंट एल्डर नहीं मानता और जियान उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर आपने मेरे काम में और ज्यादा टांग अड़ाई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो एल्डर तुरंत जियान पर हमला करता है और जियान उससे आसानी से बच जाता है और अपनी पार से एल्डर को घुटनों पर ला देता है। वो उस पर इतनी जोर का पंच मारता है और खुद ही वो पंच को हटा देता है, लेकिन उस पंच से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो उसे देखते ही डर जाता है और सदमे में अपने होश खो देता है और नीचे गिर जाता है। वहाँ बाकी एल्डर्स भी आते हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान ने अभी अभी 1 स्टार के दोसोंग को इतनी आसानी से घुटनों पर ला दिया। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तो तुम वो ज़ियानान एकेडमी की वो जीनियस हो जिसके बारे में लिनजान बता रही थी। तुम ये रेसिडेंसी में ऐसे ही घुस आए और हमारे एल्डर को हर्ट किया। जियान कहता है कि पहले आपके एल्डर ने मुझ पर हमला किया, इसमें सारी उसी की गलती है। अब जियान के आगे और भी एल्डर्स आ जाते हैं
और वो जियान पर हमला कर देते हैं। जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उनसे बचता है और फिर अपने तोजोंग वाले पपेट को इनसे लड़ने के लिए बाहर निकलता है। वो पपेट इनको पकड़कर घुमा देता है और उन्हें नीचे पटक देता है और फिर जियान कहता है कि मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं। वो तुरंत लिनजान को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।